हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टोर्स अकाउंट्स एंड मैनेजमेंट इन इंडियन रेलवेज। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय रेलवे में वेरियस तरह के असेट्स हैं, जिसमें जो है आपके कोचेज, वेगन्स, पावर्स, इलेक्ट्रिक पावर्स, डीजल पावर्स एक्सेट्रा। अपार्ट फ्रॉम इट और भी बहुत सारे एस.एन.टी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसके अलावा स्टेशन मास्टर्स के रिलेटेड जो स्टेशन मास्टर ऑपरेट करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं। So there are a lot of instruments and there are a lot of store available in the Indian Railways. तो इन अगर इंडियन रेलवे के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो पता चलेगा हमें कि लगभग ऐसे 2 लाख से ज़्यादा आइटम्स हैं जो भारतीय रेलवे जो है क्या कहते हैं विभिन्न तरह के कार्यों में यूज़ करती है एज ए स्टोर या एज ए ऑपरेशन और मेंटेनेंस के तौर पर, उनको टूल्स के तौर पर या उनको रिप्लेसमेंट के लिए उनको यूज़ करती है तरह तरह से। इसमें बहुत छोटी सी चीज़, एक साबुन और ब्रश से लेकर बहुत बड़ी बड़ी जो है क्या कहते हैं मशीनरीज भी हो सकती हैं। तो भारतीय रेलवे में स्टोर अकाउंट्स और मैनेजमेंट, उसका स्टोर का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, इस संदर्भ में आज हम इस छोटी सी वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम इसमें जो है क्या कहते हैं एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस मैंने बनाऊंगा इसमें, क्योंकि एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस में धीरे धीरे छोटी छोटी वीडियोस बना के मैं आपको आसानी से समझाने में कामयाब हो सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि स्टोर अकाउंट्स क्या है और स्टोर का मैनेजमेंट इंडियन रेलवेज में किस तरीके से किया जाता है। इंडियन रेलवे की जो भी इंडियन रेलवे स्टोर कोड्स है, इंडियन रेलवे अकाउंट कोड पार्ट है, इसके अलावा जो है क्या कहते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं या जनरल फाइनेंशियल रूल्स हैं, वो सभी जो है क्या कहते हैं स्टोर अकाउंटिंग और स्टोर मैनेजमेंट में यूज़ किए जाते हैं। मैं राशिद अरशद कादरी, ज़रा सा सॉल्यूशन से ट्रैक ऑफ लर्निंग मैं आपके समक्ष अक्सर वीडियो लेकर आता रहता हूं। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको देखने के लिए बार बार परेशान नहीं होना पड़े और आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी कोई मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूं, और आप जो है क्या कहते हैं वे विभिन्न रेलवे से रिलेटेड कार्यों से अपडेटेड होते रहें। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए लाभदायक होगी जो स्टोर में काम करते हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे काम करते हो या रेलवे के किसी अन्य विभाग में काम करते हो जो स्टोर को डील करते हैं, यानी ऑपरेशन और मेंटेनेंस से रिलेटेड लोग हैं, और ऐसे सभी लोग जो स्टोर अकाउंट्स में काम करते हैं उन सभी के लिए वीडियो लाभदायक होने वाला है, मैं समझता हूँ। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले तो कि रेलवे के स्टोर को संभालता कौन है। रेलवे में का सर्वोच्च पदाधिकारी जो होता है वो होता है कंट्रोलर ऑफ स्टोर, जिसे वर्तमान में अभी सीएमएम भी कहा जाता है। चीफ मटेरियल मैनेजर या पीसीएमएम के पद भी हो गए हैं, प्रिंसिपल चीफ मटेरियल मैनेजर के तौर पर जो है कहते हैं कंट्रोलर ऑफ स्टोर्स होते हैं। कंट्रोलर ऑफ स्टोर जो है क्या कहते हैं जोनल रेलवे पे इस पद पर होते हैं। तो जोनल रेलवे में जो एक्चुअल में हम किसी भी अगर अधिकारी के संदर्भ में या किसी भी कार्यालय के संदर्भ में अगर हम ड्यूटीज़ की बात करें तो हम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की ड्यूटीज़ के बारे में बात करते हैं। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अपनी एसओपी के आधार पर उस ड्यूटीज़ को रीडेलीगेट करते हैं नीचे के कर्मचारियों तक। तो उसी को जो है क्या कहते हैं हमें माना जाना चाहिए कि समस्त कर्मचारियों की ड्यूटी लगभग वही होती है किसी भी पर्टिकुलर ऑफिस में काम करने वालों की जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की होती है, क्योंकि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से ही वो ड्यूटीज़ नीचे की तरफ आती है डेलीगेट होते हुए। तो कंट्रोलर ऑफ स्टोर्स जिसको मैंने कहा कि चीफ मटेरियल मैनेजर या प्रिंसिपल चीफ मटेरियल मैनेजर होता है, ये इंडियन रेलवे का अगर आप स्टोर डिपार्टमेंट का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 देखेंगे तो इस के बारे में आपको बताया गया है कि जो है क्या कहते हैं जोनल रेलवे पे इस जो स्टोर का कंट्रोल है वो सीएमएम द्वारा किया जाएगा, और उसकी जो ड्यूटीज़ हैं वो क्या होगी, स्टोर की रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करना और प्रोक्योरमेंट को इकोनॉमिकली अरेंज करना, कि जो परचेज करेगा वो इकोनॉमिकली परचेज होनी चाहिए कि रेलवे को अधिक से अधिक बचत होते हुए। इसके अलावा क्या कहते हैं जो स्टोर है उसकी कस्टडी को इंश्योर करेगा, उसके इश्योरेंस को इंश्योर करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू डिपोट्स, जो डिपोज जो छोटे छोटे डिपोज बने रहते हैं अलग अलग जो है क्या कहते हैं डिपार्टमेंट्स के, उनको सप्लाई करेगा या उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसके अलावा इन्वेंट्री कंट्रोल करेगा, इन्वेंट्री जो मेंटेन करेगा, जो स्टॉक में इन्वेंट्रीज हैं, जो सामान है, मटेरियल है, तो उसकी इन्वेंट्री को कंट्रोल करेगा, मेंटेन करेगा। फिजिकल बैलेंस है इसको पीरियडिकली वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे कि वेदर फिजिकली बैलेंसेज और द बुक बैलेंसेज आर इक्वल और नॉट, रिकनसाइल करेंगे। ऑथोराइज सप्लाई ऑफ मटेरियल टू इंडेंस इशू बाई एलिजिबल ऑफिसर, जो भी एलिजिबल ऑफिसर्स हैं उनको ऑथोराइज करेंगे कि मटेरियल के इंडेंट्स वो बना सकते हैं और वो स्टोर के थ्रू उनको प्रोक्योर कर सकते हैं, ये भी वो इंश्योर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम इट जो फंक्शंस हैं, जो सीएमएम के या पीसीएमएम के जो फंक्शन हैं वो जो है क्या कहते हैं स्टोर कोड में ही पैरा 1102 और 1103 में देंगे कि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है
कि जो भी ऑल स्टॉक और नॉन स्टॉक मटेरियल उसकी कस्टडी में है, यानी बहुत तरह के उनका लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, या और यूज़र डिपार्टमेंट के लिए उनके लिए वो रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा वो इकोनॉमिक स्टॉक लेवल बना के रखता है, यानी कि जिससे कि ब्लॉकेज ऑफ कैपिटल कम से कम हो, इस तरह जस्ट इन is enough to avoid stock out but not excessive, कि स्टॉक आउट भी जो हो और एक्सेसिव भी ना हो जाए। इसके अलावा सेंट्रलाइज कंट्रोल करता है परचेज एंड इंस्पेक्शन सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट सिस्टम के थ्रू। इसके अलावा रिसीप्ट, स्टोरेज और इशूएंस की तरफ भी ध्यान देता है। अब हम देखेंगे कि स्टोर्स एट यूजर्स लोकेशंस, जहाँ पर यूज़र यूज़ करते हैं स्टोर को, वहाँ भी छोटे स्टोर्स बनाए जाते हैं। अगर हम ना क्या कहते हैं इंडियन रेलवे कोड फॉर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का पैरा 1423 देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि डिपार्टमेंट लाइक PWI यानी SSC पीवे, SSC वर्क, CNW, SSC कैरेज एंड वैगन, ACC लोकोज, SSC इलेक्ट्रिकल्स, SSC सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन एक्सेट्रा जितने भी होते हैं, उनके पास एक छोटे स्टोर जो है क्या कहते हैं बना दिए जाते हैं, ताकि जो है क्या कहते हैं रिपीटेटिव इंडेंटिंग की ज़रूरत, अवॉइड रिपीटेटिव इंडेंटिंग, बार 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 कि ये वाला कभी कंसाइनी मांग रहा है, कभी कंसाइनी मांग रहा है, तो इसलिए एक लिमिटेड टाइप का स्टॉक उनके पास रखा जा सकता है। एंश्योर इमरजेंसी अवेलेबिलिटी इन, अगर एकदम से कोई ज़रूरत चीज़ की पड़ जाए तो उसके लिए स्टोर डिपार्टमेंट या स्टोर डिपो की तरफ भागना पड़े, बल्कि जो लोकल पर्सनल स्टोर यूजर्स की लोकेशन पर जो डिपो है वहीं से उस सामान को ले लिया जाए। एक्सपेडाइट एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, जब भी कभी एग्जीक्यूशन ऑफ मेंटेनेंस के वर्क की जरूरत पड़ेगी तो उसको एक्सपेडाइट किया जा सके, क्या मटेरियल क्योंकि हैंडी अवेलेबल होगा उसके पास। किस टाइप का जो उसका स्टोर इसमें हो सकता है, जैसे कस्टडी स्टोर्स होता है, जो कि डिपोज में जो है ना क्या कहते हैं स्पेसिफिक सेक्शन जो वर्क होता है उसके अगेंस्ट में रखा जाता है, और वर्क चार्ज को किसी भी वर्क के एस्टीमेट को चार्ज होता है, वो कस्टडी स्टोर्स कहलाते हैं। या मटेरियल एट साइट हो सकता है, डायरेक्टली डिलीवर टू साइट, किसी वर्क रजिस्टर के वर्क के अगेंस्ट में जो है क्या कहते हैं उसको वर्क रजिस्टर में दिखाया जाता है कि सीधा जो है क्या कहते हैं साइट पर मटेरियल दे दिया गया है, ताकि वो जो है क्या कहते हैं उस कार में सीधा उपयोग हो सके। इसके अलावा जो स्टोर डिपोर्ट किस तरीके के हो सकते हैं, जो चैप्टर 4 कह रहा है, डिपोर्ट्स आर क्लासिफाइड बाय फंक्शन एंड मैनेज बाय डिपो ऑफिसर्स टिपिकली SSC स्टोर्स और AWM। जो स्टोर डिपोज होते हैं हमारे, अक्सर अपन ने नाम भी सुने होंगे कि डिविजनल स्टोर डिपो है, वर्कशॉप के पास स्टोर डिपोट्स अक्सर होते हैं। तो जो वेरियस डिविजन्स में स्टोर डिपोट बनाए जाते हैं किस किस तरीके हो सकते हैं, जैसे लोको स्टोर डिपो जो कि ना क्या कहते हैं लोको वर्कशॉप्स के पास होते हैं अक्सर करके, या डीजल शेड्स वगैरह होते हैं वहाँ पर लोको स्टोर डिपोट्स होते हैं। इसके अलावा CNW स्टोर डिपो हो सकते हैं, जो PHIOH करते हैं वर्कशॉप, उनमें हो सकते हैं। इसके अलावा स्क्रैप यार्ड डिपोज हो सकते हैं, जहाँ पर स्क्रैप वगैरह इकट्ठी की जाती है। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के स्टोर डिपो भी हो सकते हैं, PUA के स्टोर डिपो हो सकते हैं, स्टेशनरी डिपो भी हो सकते हैं कि वहाँ परमानेंटली एक बना दिया गया स्टोर डिपो डिविजन्स का, और वहाँ से सभी ऑफिसेस को माल सप्लाई किया जाता है। अगर हमें नया डिपो खोलना है तो उसके लिए GMP सेक्शन की आवश्यकता होती है। टाइप ऑफ स्टोर्स क्या क्या हो सकते हैं, टाइप ऑफ स्टोर मैंने जो है क्या कहते हैं इनको 8-10 तरह के टाइप ऑफ स्टोर्स लिखे हैं मैं अभी, और मैंने ये बिल्कुल एक एक लाइन में लिखा है, और आप चाहे तो इसको डिटेल्स में जो है क्या कहते हैं इनके कंसर्न पैरा जो मैं इनके सामने मेंशन किए उनके थ्रू आप देख सकते हैं। चैप्टर 3 के अगर पैरा 304 से हम इसको ऑनवर्ड अगर हम जाना चालू करेंगे तो हमें पता चलेगा कि चैप्टर 3 में सारा दे रखा। स्टॉक आइटम्स, जो आइटम्स ऐसे हैं कि फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, तो उनको जो है क्या कहते हैं स्टोर डिपोज जो है स्टॉक करके रखते हैं, एज ए स्टॉक मटेरियल के तौर पर रखते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वहाँ से टाइम टाइम पर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके कंसर्न जो है क्या कहते हैं मेंटेनेंस डिपोज की तरफ। इसमें जो है क्या कहते हैं वेरियस तरह का मटेरियल हो सकता है जो डिफरेंट टाइप के असेट्स मेंटेनेंस के लिए काम में आता है, और इसके लिए इसको प्राप्त करने के लिए एवरी ईयर इसकी रिक्वायरमेंट के लिए जो कंसर्न एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो होते हैं वो अपनी AAC या एंटीसिपेटेड एनुअल कंजम्पशन जो होता है या एवरेज एनुअल कंजम्पशन के तौर पर जो है क्या कहते हैं अपनी रिक्वेजिशन जो है वो आजकल भेज वो स्टोर डिपो को भेजते हैं, और ये नॉर्मली आजकल UDM के थ्रू होता है, यूज़र डिपो मॉड्यूल के थ्रू होता है, कि उसमें हम AAC को देखते हैं। अगर AAC के अगर बात करें, अगर अकाउंट्स के प्रोविजंस की तरफ से बात करें, तो जितने भी A कैटेगरी के आइटम्स हैं उनमें सभी में अकाउंट्स वेटिंग की आवश्यकता होती है, जबकि B और C कैटेगरी के आइटम्स में AAC जारी करते
के से पूर्व जो है क्या कहते हैं किसी भी तरह की वेटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। तो स्टॉक आइटम्स हो सकते हैं फ्रिक्वेंटली, ऑर्डिनरी स्टोर्स होता है, रेगुलर डिमांड ऑफ स्टॉक आइटम्स जो लगातार काम में आते रहते हैं, तो लगातार डिमांड बनी रहती है उनकी, दिस टाइप ऑर्डिनरी स्टोर्स कहते हैं। इमरजेंसी स्टोर कभी कभी यूज होता है, बट इमरजेंसी यूज होता है, इसको डिनोटेड ई से डिनोट करते हैं कि ये इमरजेंसी टाइप का स्टोर है, कभी रिक्वायरमेंट पे ऐसी टाइम पर यूज हो सकता है इमरजेंसी टाइप का। इसके अलावा नॉन स्टॉक आइटम होते हैं। नॉन स्टॉक आइटम जो होते हैं वो स्पेसिफिकली इंडेक्स करके खरीदे जाते हैं प्रोक्योर्ड के, ये रेगुलर बेसिस के मेंटेनेंस से रिलेटेड आइटम नहीं होते हैं, इनको कभी कभार ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं नॉन स्टॉक इंडेंट की तरफ से इनको स्पेशली स्पेसिफिक इंडेंट बनाकर खरीदा जाता है। और डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव जो ब्रांचेज हैं जिनको इसकी ज़रूरत होती है, वो इंडेंट बना के स्टोर के थ्रू प्रोक्योर करती हैं, जिसमें ऑफिस फर्नीचर भी आता है, जिसमें ऑफिस के जो है क्या कहते हैं टीएनपी आइटम्स वगैरह भी आते हैं, जिनको स्टोर द्वारा स्टॉक नहीं किया जा सकता। स्पेशल स्टोर कोई स्पेशल स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए ही खरीदे गए स्टोर होते हैं, जैसे कि वंदे भारत के लिए वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो बनाए जा रहे हैं, तो वो स्पेसिफिक जितने भी वहाँ आइटम्स होंगे वो ज़्यादातर आइटम्स उसी तरीके के इकट्ठे किए जाएंगे जो कि वंदे भारत कोचेस को मेंटेन करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, उनके रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस टाइप के भी स्पेशल स्टोर हो सकते हैं। सरप्लस स्टोर जो 24 महीने से ज़्यादा, अगर कोई स्टोर ऐसा है जो यूज़ ही नहीं हुआ, 24 महीने हो गए, 2 साल हो गए, 2 साल से कोई भी स्टोर वो आइटम यूज़ ही में नहीं आया है, ड्यू टू ना क्या कहते हैं रिडंडेंसी, या ड्यू टू इसलिए हो सकता है कि भाई जो है क्या कहते हैं उसका यूज़ अब बचा ना हो, या हो सकता है कि उस टाइप के आइटम की खराबी नहीं हुई हो उसमें, तो ऐसे आइटम्स को हम सरप्लस स्टोर्स के कहते हैं। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं मूवेबल हो सकते हैं, कि भाई हमने है तो हमारे पास बहुत दिनों से रखे हुए, यूज़ नहीं हो रहे, लेकिन यूज़ आ सकते हैं, मे बी नीडेड लेटर बाद में आ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ आइटम डेड सरप्लस आइटम भी हो सकते हैं जो ऑब्सोलेट हो गए और बियॉन्ड यूज़ हो गए, यानी अब इनके जो है क्या कहते हैं उपयोग आने की संभावना नहीं है। जो डेड सरप्लस स्टोर्स अगर ऐसे होते हैं तो ये हमें जो है क्या कहते हैं स्टॉक वेरिफिकेशन के तहत ध्यान में रखना होता है, और इस टाइप के जो आइटम्स होते हैं उनको जल्दी से जल्दी जो है क्या कहते हैं किसी भी तरीके से कोशिश की जानी चाहिए कि अगर किसी अदर डिपोज में या अदर रेलवेज में कहीं वो यूज़ हो सकते हैं तो उनको यूज़ कर लिया जाए, अन्यथा उनको जो है क्या कहते हैं ब्लॉकेज से बेहतर है कि उनको स्क्रैप करके बेच दिया जाए, सरप्लस आइटम्स के तौर पर जो है क्या कहते हैं सेल कर दिया जाए, ताकि उसके अगेंस्ट में पैसा इकट्ठा लिया जा सके। ओवर स्टॉक, एक्सेस बियॉन्ड सैंक्शन स्टॉक लेवल पे अगर अगर कोई आइटम इकट्ठे हो जाते हैं हमारे पास, तो वो ओवर स्टॉक आइटम्स कहलाते हैं। इसके अलावा होता है इम्प्रेस स्टोर, डेली यूज ऑफ स्टॉक विद यूजर्स मॉनिटर्ड क्वार्टरली, ऐसे आइटम जो डेली यूज में होते हैं स्टॉक यूजर्स के पास, डेली यूज स्टॉक होता है, तो ये इम्प्रेस स्टोर जो है क्या कहते हैं, यानी स्टोर को आपने जो है क्या कहते हैं एडिशनली इकट्ठा करके रखा हुआ है, कि हमने जो है क्या कहते हैं ज़रूरत से पहले लेके रखा हुआ है, ताकि जो है क्या कहते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो उसको हम यूज़ करते रहें, और कभी भी जो है क्या कहते हैं कभी किसी तरह की नहीं आनी चाहिए। जो टू डे यूज़ होते हैं इस टाइप के इम्प्रेस स्टोर्स कहलाते हैं, इनको क्वार्टरली मेंटेन किया जाता है। चार्ज ऑफ स्टोर, इशू एज पर नीड, एक्सपेंस इमीजिएटली, किसी पर्टिकुलर रहने का कहते हैं वर्क के लिए इशू किया जाता है, ज़रूरत पड़ने पर उसको इमीजिएटली यूज़ करना होता है। कस्टडी स्टोर किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए होते हैं, बट है ना क्या कहते हैं डिपो में रखे जाते हैं जब तक कि वो यूज़ में नहीं आ जाते। मैंने सिर्फ 1 या 2 लाइनें लिखी हैं, आप इसकी डिटेल्स में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने इसमें कंसर्न जो है क्या कहते हैं स्टोर के अकाउंट का जो पार्ट पैरा 2 है, स्टोर कोड का चैप्टर 3 है, मैंने उसका हवाला दिया है, उसमें आप जाके डिटेलिंग में भी इसको पढ़ सकते हैं। अब आता है कि टाइप्स ऑफ स्टोर कॉन्ट्रैक्ट, जो स्टोर हम परचेज करते हैं उसके लिए हम किस तरह के जो है क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हमारे पास 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं नॉर्मली स्टोर के संदर्भ में। स्पेसिफिक क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें फिक्स क्वांटिटी होती है, टाइम बाउंड डिलीवरी होती है। फॉर एग्जांपल मेरे को 4 कंप्यूटर खरीदने हैं, 1-2 महीने के अंदर सप्लाई करेगा, वट एवर इट इज़। एक तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, स्पेसिफिक क्वांटिटी के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। दूसरे रेट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं जिसमें हम रेट फिक्स कर देते हैं, और क्वांटिटी और डिलीवरी शेड्यूल जो है वो वेरिएबल हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने जो है क्या कहते हैं मेरे को साल भर में पंखे खरीदने हैं या लाइट्स खरीदनी है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए, और मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे 4000 पंखे या 5000 पंखे चाहिए, तो मैंने उसकी एक रेट फिक्स कर ली है, और मैं साल 2 साल तक जब भी मेरा एक पीरियड मैंने रखा है उसमें ज़रूरत के आधार पर मैं उससे डिलीवरी शेड्यूल बना बना के उससे वेरिएबल बना 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 के जो है क्या कहते हैं मुझसे लेते हैं। इसमें क्वांटिटी कोई लगभग स्पेसिफिक नहीं होती है एग्जैक्टली, इट मे भी लोअर कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है थोड़ी बहुत, जो हमने एक आइडिया लगाया क्वांटिटी जो होती है। तो डिलीवरी शेड्यूल इसके लिए वेरिएबल होता है। जैसे मैंने जब उसको डिमांड करी तो कि भाई तुझे मैंने आज डिमांड करी तो विद इन 30 डेज देना है, तो विद इन 30 डेज वो देगा, लाइक दैट। अपार्ट फ्रॉम इट थर्ड टाइप के होते हैं रनिंग कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें रेट और क्वांटिटी को फिक्स कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे उसमें बताया कि 5000 फैंस हैं, उसकी रेट फिक्स कर दी, उसकी क्वांटिटी फिक्स कर दी, और बोले हम तेरे को 1.5 साल में लेंगे, ठीक है ना क्या कहते हैं, लेकिन हम उसकी जो डिलीवरी है वो पार्ट में लेंगे, कभी कभी लेंगे, जब हम बताएंगे तेरे को तब लेंगे। हम तेरे को दे देंगे कि भाई आज 100 फैन भेज, आज 500 फैन भेज दे, तो तू 500 फैन भेज देगा हमारे पास, लाइक दैट।
तो स्लाइटली डिफरेंस है रेट कॉन्ट्रैक्ट और रनिंग कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे कि देखा मैंने, सिर्फ एक रेट फिक्स होती है, रेट और क्वांटिटी फिक्स होती है रनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में। नोट, जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी फाइनेंस द्वारा वेटेड होते हैं, इंडियन रेलवे फाइनेंस कोड वॉल्यूम 1 और 2। ठीक है। इसके अलावा थोड़ी सी में की स्टोर टर्म्स हैं जो मैंने मतलब जो है क्या कहते हैं स्टोर में आगे यूज़ होगी हमारे डिफरेंट पार्ट्स में। हम आगे आगे जब पढ़ाई और इसको समझने की कोशिश करेंगे अलग अदर चैप्टर्स में, तो ये सब चीज़ें सामने आती रहेंगी। परचेज ऑर्डर्स, लीगल डॉक्यूमेंट फॉर प्रोक्योरमेंट। जब भी हम कोई परचेज करते हैं तो उसके लिए एक परचेज ऑर्डर बनाया जाता है, जो जैम परचेज ऑर्डर भी हो सकता है, अपार्ट फ्रॉम इट IREPS परचेज ऑर्डर भी हो सकता है। ये परचेज ऑर्डर ही एक्चुअली बेसिकली परचेज एग्रीमेंट होता है, और जो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी कंडीशंस डिलीवरी से रिलेटेड या प्रोक्योरमेंट और सामान से रिलेटेड लिखी रहती हैं कि वो किस तरीके से डिलीवर करेगा, कैसे डिलीवर करेगा, उसकी रेट कैसे होगी, फ्रेट चार्जेस क्या होंगे, अदर चार्जेस उसमें क्या होंगे, लाइक दैट। वो सारी चीज़ें इसमें होती है। मॉडिफिकेशन एडवाइस, कोई परचेज अगर ऑर्डर इशू किया गया था, बस परचेज ऑर्डर इशू होने के बाद पता चलता है कि कुछ करेक्शंस करने हैं, जैसे फॉर क्या कहते हैं रेट का कोई करेक्शन करना है, कंसाइनी का कोई करेक्शन करना है, यानी कि और डिलीवरी रेट का कोई करना है, किसी और तरह के क्लॉसेस को कोई अगर इन्वेंट करना है, वट। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं बैंक अकाउंट नंबर चेंज करना है, या बैंक डिटेल्स कुछ चेंज करनी है क्या कहते हैं आपके सेलर की तरफ से, तो इस टाइप की चीज़ों के लिए मॉडिफिकेशन एडवाइस इसी होती है। और मॉडिफिकेशन एडवाइस ऑलवेज जो है क्या कहते हैं दोज आर गॉट वेटेड बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये वेटिंग की ज़रूरत होती है इसमें, एक बार लेने के बाद पोस्ट फाइनेंस वेटिंग की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आता है अप्रूवल एडवाइस। किसी भी कोई पेंडिंग PO इशू है उसकी टेम्परेरी अप्रूवल जो है वो जो है अप्रूवल एडवाइस कहलाती है, कि भाई मैंने किसी एडवाइस को अप्रूव कर रखा है। ये पैरा कोड 517। बिल्स ऑफ एंट्री रिक्वायर्ड फॉर इंपोर्टेड आइटम, इंडियन कस्टम एक्ट रेलवे बोर्ड गाइडलाइंस के हिसाब से जो है क्या कहते हैं बिल्स ऑफ एंट्री रिक्वायर्ड फॉर इंपोर्टेड आइटम, जो आइटम्स हम इंपोर्ट करते हैं विदेशों से उसमें बिल्स ऑफ एंट्री की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं टाइम प्रेफरेंस ऑर्डर्स होता है फॉर अर्जेंट नीड के 21 डे रूल ऑन IRPS जेम नॉट ये IREPS और जेम पर नॉट एप्लीकेबल होता है। ये अर्जेंट नीड 21 दिन के अंदर अंदर क्या हमें फ़ौरन चाहिए होता है। रेलवे बोर्ड गाइडलाइंस जो भी है इसके लिए टाइम प्रेफरेंस ऑर्डर्स के लिए कि फ़ौरन चाहिए होता है। तो कई बार क्या होता है कि हमारे को सामान जो हम प्रोक्योर कर रहे होते हैं उसमें टाइम की भी इंपॉर्टेंस हो सकती है कई बार। तो ऐसे केसेस में जो है क्या कहते हैं हम हमारे पास है ना क्या कहते हैं हो सकता है कि L1 अगर किसी सामान को सप्लाई करने में 2 महीने लगा रहा है और हमें उसकी आवश्यकता तुरंत है, तो और L2 उसको हमें जो है क्या कहते हैं 1 महीने में देने को तैयार है, तो हम जो है क्या कहते हैं ऐसे केसेस में टाइम प्रेफरेंस ऑर्डर्स जो है क्या कहते हैं इशू कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो है क्या कहते हैं हमारे को देखना ये भी होता है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट हमारी कब फुलफिल होगी, तो दैट आल्सो हैव अ कॉस्ट। रिक्वायरमेंट का फुलफिलमेंट भी एक कॉस्ट होती है, लागत होती है, तो उस लागत को भी हम ध्यान में रखना होता है। तो इसी के आधार पर टाइम प्रेफरेंस ऑर्डर्स भी जारी किए जाते हैं। इसके अलावा आता है LD क्लॉज, लिक्विडेटेड डैमेजेस, यानी अगर किसी व्यक्ति ने किसी कॉन्ट्रैक्टर द्वारा या किसी जो है क्या कहते हैं सेलर द्वारा कोई सामान सप्लाई करने में जो हमने उसको डिलीवरी डेट दी थी उस डिलीवरी डेट से वो डिले करता है, तो हम LD क्लॉज उस पर लागू करते हैं। LD क्लॉज जो है क्या कहते हैं GCC, मैंने सॉरी गलती से GCC 2022 लिख दिया है, बट लेकिन ये 0.5% पर वीक है और मैक्सिमम 10% हो सकती है। ये जो है क्या कहते हैं जैम का क्लॉज भी है इसी तरीके से, जैम में भी पेनल्टी क्लॉज यही है, और स्टोर परचेज में एक स्टैंडर्ड जो है क्या कहते हैं पेनल्टी क्लॉज है ये डिले के लिए। पुश बटन प्रोक्योरमेंट, पुश बटन प्रोक्योरमेंट जो है क्या कहते हैं अलाउड इन अदर डिपार्टमेंट, पर अभी रेलवे में ये परमिट नहीं किया गया एज पर रेलवे बोर्ड ऑर्डर्स, अभी तक अभी परमिट नहीं है पुश बटन। ये जैम पर एक फैसिलिटी अवेलेबल है और उस फैसिलिटी के तहत हम परचेज कर सकते हैं कि भाई अपने ये आइटम चाहिए तो वो आइटम हम परचेज कर लेते हैं, डायरेक्ट परचेज में आता है। विवाद से विश्वास स्कीम, MSME को जो है क्या कहते हैं कोविड में जो है क्या कहते हैं कोविड टाइम पे जब डिले होने हुआ सप्लाई में कोविड की वजह से, क्योंकि वीक ट्रांसपोर्टेशन का सामान नहीं था, लॉकडाउन था एटसेट्रा, तो उस वजह से जो है क्या कहते हैं जब डिले करा उन्होंने मतलब जो है क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन में या सप्लाई में डिले हुआ, तो उसके अगेंस्ट में जो है क्या कहते हैं MSMEs को ये रिलीफ दी गई थी कि भाई क्योंकि वो डिले आपकी अपनी पर्सनल मर्जी से नहीं था, और उसकी वो जो लीगली बाउंडेशंस थी यानी सरकार की तरफ से ट्रांसपोर्टेशन किया गया था या सरकार की तरफ से जो है क्या कहते हैं लॉकडाउन लगाया गया था, इसलिए जो है क्या कहते हैं 2020 से लेकर 31/3/2022 यानी फरवरी 2020 यानी 2 साल के लिए लगभग जो है क्या कहते हैं ये विवाद से विश्वास की स्कीम थी कि अगर इसमें किसी डिले पीरियड के लिए अगर पेनल्टी लगाई गई है तो वो पेनल्टी रिटर्न हमें करनी थी पार्टीज को, रेलवेज को रिटर्न करनी थी। तो विवाद से विश्वास में हासिल करना था ये।
इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, हम ये प्रोक्योरमेंट जो पढ़ रहे हैं, उसी प्रोक्योरमेंट कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉसेज भी होते हैं और पॉलिसीज होती है। किसी कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉज किस तरीके से होता है, फॉल क्लॉज, कि भाई किसी भी जो है ना क्या कहते हैं, हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया यानी कोई प्रोक्योरमेंट किया, तो फॉल क्लॉज कहता है कि ना क्या कहते हैं, जो आपकी प्राइस है वो, अगर आपने सपोज कीजिए मैंने कोई सामान के लिए आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया और आपने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया, और उस साल के दौरान आपने जो है ना क्या कहते हैं, किसी और जगह या किसी और पार्टी को या किसी अदर रेलवेज को आपने उससे कम रेट पे अगर सामान दिया, तो हमें भी उसी रेट पे सामान देना पड़ेगा आपको। अगर सपोज कीजिए मैंने फैन का कॉन्ट्रैक्ट किया और मुझे जो है उस फैन की कीमत 1,000 लगाई गई, और किसी अदर रेलवेज में जो है क्या कहते हैं उस फैन की कीमत 900 रुपये लगाई गई, तो अगर ये फॉल क्लॉज अगर उसमें है, तो ये फॉल क्लॉज में उसको 900 रुपये का ही देना पड़ेगा हम लोगों को भी, पर्टिकुलर उसी कंपनी को। अदरवाइज जो है क्या कहते हैं, ऐसा नहीं कर सकता वो, कि वो फॉल उसको अप्लाई नहीं करेगा, तो हम उसको कम रेट पे पेमेंट देंगे। इसके अलावा आता है ऑप्शन क्लॉज। ऑप्शन क्लॉज में क्या होता है कि मैंने जो है क्या कहते हैं, कोई 1.5 करोड़ से ज़्यादा का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है अगर कोई, तो उसमें ये मैंडेटरी होता है कि 30% की क्वांटिटी में प्लस इंक्रीज कर सकता हूँ, सेम रेट के साथ 30% तक क्वांटिटी को मैं इंक्रीज कर सकता हूँ। इसको कहते हैं हम ऑप्शन क्लॉज। ऑप्शन क्लॉज अगर किसी से कम के कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के कॉन्ट्रैक्ट में अगर डालना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले से जो है क्या कहते हैं उसकी अप्रूवल लेनी होती है, मैंडेटरी होता है। और इसको जो है क्या कहते हैं, एट द टाइम ऑफ IREPS पे जब हम टेंडरिंग कर रहे होते हैं, जब पे टेंडरिंग करते हैं, तो उससे पहले हमें इसको मेंशन करना आवश्यक होगा, ताकि जो है क्या कहते हैं पार्टीज को पता लग सके कि हम क्या होगा। इसके अलावा EMD एग्जाम्पशन होता है। EMD एग्जाम्पशन हम MSMEs को, जो उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड है MSMEs, उन सबको पर्टिकुलर वर्क के लिए, पर्टिकुलर सप्लाई, सामान सप्लाई किया सर्विसेज के लिए, तो उसमें हम EMD एग्जाम्पशन देते हैं। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को हम EMD एग्जाम्पशन देते हैं। इसके अलावा NSICs वालों को हम, KVIC वालों को, कोयर बोर्ड को, खाद्य निगम वालों को इसके अलावा एग्जाम करते हैं। इसके लिए वेरियस रूल्स हैं, MSME एक्ट बना हुआ है, GFR है, एटसेट्रा। एक आता है डिनाइल क्लॉज। डिनाइल क्लॉज ये है कि सपोज कीजिए कि हमने जो है ना क्या कहते हैं, किसी सामान को परचेज किया, सामान परचेज के दौरान अगर जो है क्या कहते हैं टैक्सेस में कोई डिफरेंस आ जाता है, यानी GST बढ़ जाता है ना क्या कहते हैं, तो GST अगर बढ़ गया तो हम उसको पेमेंट नहीं करेंगे, बट लेकिन अगर है ना क्या कहते हैं GST कम हो गया, है ना क्या कहते हैं, तो हम उसको कम पे करेंगे। GST बेनिफिट ओनली एप्लीकेबल इफ सप्लाई इज मेड विद इन ओरिजिनल डिलीवरी पीरियड। अगर डिलीवरी पीरियड में जो दिया था, तो तब तो GST के बेनिफिट दे देंगे। अगर GST उससे ज़्यादा में अगर उसने किया, तो हम डिनाई कर सकते हैं कि नहीं भाई, जो एक्सटेंडेड पीरियड है उसमें नॉर्मली डिनाइल क्लॉज लागू होता है, कि यानी एक्सटेंडेड पीरियड में हम जो हमारी जो लीगल टैक्सेस लाइबिलिटीज हैं उनको हम पूरा नहीं करेंगे। लीगल टैक्सेस लाइबिलिटीज का हम ड्यूरिंग द क्या कहते हैं कोर्स ऑफ DOC, जो ओरिजिनल DOC है, डेट ऑफ सप्लाई है ओरिजिनल, उसमें ही हम उसको पूरा करेंगे। ये डिनाइल क्लॉज होता है। ये अक्सर करके आपने देखा भी होगा मॉडिफिकेशन एडवाइस में, अगर आप लोग अकाउंट्स में हैं तो आपने अक्सर मॉडिफिकेशन एडवाइसेस में देखा होगा, अगर आप एक्सपेंडिचर में हो या फिर जो क्या कहते हैं आप वेटिंग करते हैं मॉडिफिकेशन एडवाइस की, तो उसमें अक्सर लिखा हुआ आता है कि डेट ऑफ डिलीवरी एक्सटेंडेड अप टू सो एंड सो डेट, है ना क्या कहते हैं, विद डिनाइल क्लॉज। तो ये डिनाइल क्लॉज होता है। स्टोर मैनेजमेंट गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो होता है, इंडियन रेलवे कोड, गवर्नमेंट पॉलिसी, सेंट्रल डिपोज, GFR गाइडलाइंस, कंट्रोल ऑफ स्टोर, डिविजनल डिपोज, एक्सेट्रा, इस तरीके से वर्क करता है। जो भी स्टोर मैनेजमेंट से उसका जो कम्प्रीहेंसिव फ्रेमवर्क है, वो ये है कि भाई किसी भी तरीके से ऐसी अप्रोच इंश्योर करना स्टोर्स मैनेजमेंट के लिए, कि जो एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट हो, एफिशिएंटली स्टोरेज करे, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल अक्रॉस द रेलवे नेटवर्क जो है क्या कहते हैं वो अच्छी तरीके से हो, यानी किसी को परेशानी का सामना ना करना पड़े, और स्टोर की कमी भी ना हो, और मेंटेनेंस वगैरह समय से होता रहे और वो रुके नहीं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और मैंने जो इसमें हमने डिस्कस किया, हमने जो है क्या कहते हैं CMM की ड्यूटीज़ को हमने डिस्कस किया, उसके फंक्शंस को हमने डिस्कस किया, टाइप ऑफ टेंडर्स जो होते हैं प्रोक्योरमेंट के लिए वो हमने डिस्कस किए, प्रोक्योरमेंट क्यों होता है, एट्सेट्रा। हमने बहुत सारी टाइप ऑफ स्टोर्स को हमने डिस्कस किया, टाइप ऑफ डिपोज को हमने इसमें डिस्कस किया है। सभी चीज़ों में हमने कोडल प्रोविजंस को यूज़ किया है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये जानकारी हो सके कि सारी चीज़ें जो इकट्ठी की गई हैं, जो ये वीडियो बनाया गया है, वो बिल्कुल रेफर्ड वीडियो है, और आप इस पे जो है क्या कहते हैं विश्वसनीय तरीके से इसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं आप। तो मैंने जिन कोडल प्रोविजंस का हवाला इसमें दिया है, मैं चाहूँगा कि वो ज़रूर पढ़ें। हो सकता है कि मेरे को टाइप करते हुए कुछ किसी कोड प्रोविजंस का नंबर लिखने में कोई गलती होगी, किसी रेफरेंस का, वो भी पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट्स में बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ZARASS ज़रा सा सॉल्यूशन, ट्रैक ऑफ लर्निंग। थैंक यू सो मच।